देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो मोशन इन वन डायमेंशन हम कंप्लीट कर चुके हैं और मोशन इन टू डायमेंशन हमें क्या करना शुरू करना है। और टू डायमेंशन के दो पार्ट, पहला पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा पार्ट है हमारा क्या, सर्कुलर मोशन। दोनों ही पार्ट हमारे मोशन इन टू डायमेंशन के पार्ट कहलाएंगे। अब जब मैंने क्या किया था, मोशन चालू किया था, उस टाइम पे ही मैंने तुमको क्या किया था, बताया था कि मोशन को हम क्या कर रहे हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, बेस्ड ऑन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एक्सेलरेशन, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसके बेसिस पे हम मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। इसमें पहला पार्ट ये था कि अगर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री हुआ तो पाथ हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और अगला था कि अगर 0 और 180 डिग्री नहीं हुआ तो पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। अगर कहीं पे पाथ पैराबोलिक हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब ये भी है कि वो टू डायमेंशनल मोशन है। मतलब यहां पे जब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच जो एंगल है ना तो वो 0 डिग्री होगा और ना 180 डिग्री होगा। 0 और 180 डिग्री नहीं होगा, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हमारे पास यहां पे कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है जिसको हमें क्या करना है, देखना है। तो जो हमने यहां पे पार्ट पढ़ा था कि अगर 0 और 180 डिग्री रहा तो पाथ स्ट्रेट लाइन, 0 और 180 डिग्री नहीं रहा तो पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। यहीं से, इसी पार्ट से सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम उठा सकते हैं। अब कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम किस तरह से है, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे के डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले क्या करेंगे, चेक करेंगे, है ना। पहले समझ लो इसको, क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, बोल के लिखा भी दूंगा। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से है कि लेट से हमारे पास क्या है, एक इस तरह का ट्रेन है और जो ट्रेन है वो v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ट्रेन के अपर बर्थ में यहां पे मान लो क्या है, एक पर्सन है A, जिसने यहां से क्या किया, एक बॉल को ड्रॉप किया है, एक बॉल को क्या किया था, ड्रॉप कर दिया सीधा ऐसे। अब इसमें दो लोग हैं, एक ऐसा जो इस ट्रेन के अंदर ही बैठा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से बाहर के प्लेटफॉर्म में एक और पर्सन है C, ये खड़ा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि ये जो बॉल है जिसको इस पर्सन A पर्सन ने क्या किया, अपर बर्थ से गिराया हुआ है, उसका जो पाथ होगा वो अकॉर्डिंग टू द पर्सन B क्या होगा एंड अकॉर्डिंग टू द पर्सन C क्या होगा। साथ साथ ये भी पूछ सकता है कि एक्चुअल पाथ जो बॉल का है वो कैसे होगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो कैसे प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, जिसको क्या करना है, समझना है। आंसर हम क्या करेंगे, देंगे इस तरह से कि देखो ऐसा है, पहले हम दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू पर्सन बी। रिलेटिव मोशन वाला पार्ट हमने क्या कर लिया, ऑलरेडी पढ़ लिया। ये हमने सीखा है कि पर्सन बी के अकॉर्डिंग बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0। भाई वो भी उसी फ्रेम में है, वो भी उसी सिस्टम में है जिस सिस्टम में क्या है, पर्सन ए है और उसके हाथ में बॉल है। इसको ऐसा लग रहा है कि यार पर्सन ए आराम से ऊपर में बर्थ में बैठा हुआ है, उसके साथ साथ वो बॉल भी रेस्ट में है। तो बी के अकॉर्डिंग इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। मतलब ये हुआ कि जैसे ही इस बॉल को क्या करेगा, रिलीज करेगा, वैसे ही उधर मूव करेगा जिधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं। जैसे ही उधर मूव करना शुरू करेगा मतलब वो अपनी वेलोसिटी अचीव कर लेगा या वेलोसिटी ले लेगा किधर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के तरफ। अब हम कहेंगे देखो ये इनिशियल नहीं है, इनिशियल 0 था, 0 होने की वजह से वो सीधा उधर ही मूव करेगा जिधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसके बाद उसकी वेलोसिटी उधर ही हो जाएगी। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो गए तो हम सीधा सीधा कह रहे हैं कि जो इसका पाथ है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब हुआ कि इस पर्सन के अकॉर्डिंग वो जो कार के अंदर बैठा हुआ है, बॉल का पाथ कैसा, स्ट्रेट लाइन, राइट। उसको ऐसा लगेगा वो सीधा ऊपर से क्या किया है, नीचे गिरा है। लेकिन अगर हम क्या करें, इसी को चेक करें अकॉर्डिंग टू पर्सन C, अब क्या C के अकॉर्डिंग भी बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, राइट। बॉल की इनिशियल वेलोसिटी C के अकॉर्डिंग 0 नहीं है, बल्कि उसको ऐसा लगेगा कि जिस वेलोसिटी से ट्रेन जा रहा है उसी वेलोसिटी से वो बॉल भी जा रहा है। तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वही वेलोसिटी जो ट्रेन की वेलोसिटी होगी, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे।
दोनों के बीच का एंगल ना तो 0 डिग्री है और ना तो 180 डिग्री है। पाथ कैसा? राइट, पैराबोला। तो इसके लिए जो पाथ होगा वो कैसा हो जाएगा? पैराबोला पाथ हो जाएगा। इसको ऐसा लगेगा जैसे पाथ कैसा है? पैराबोलिक। अगर मान लो मैं ये ना पूछूं, मैं बोलूं ये बताओ एक्चुअल पाथ कैसा है, राइट? अगर मैं तुमसे बोलूं एक्चुअल पाथ कैसा है, क्योंकि एक को तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, एक को पैराबोला दिख रहा है, अब दोनों में कंफ्यूजन है कि भाई एक्चुअल में कौन सा है, एक्चुअल पाथ कौन सा है, क्या देंगे? वो छोड़ो, मुझे ये बताओ इस बॉल की एक्चुअल इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। क्या है? v। याद करो, पढ़ाया हुआ है। जो पर्सन खुद मूव कर रहा है उसके रिलेटिव अगर कोई भी वेलोसिटी देखोगे, उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देखोगे, वो हमेशा क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी। और जो पर्सन रेस्ट में है उसके रिस्पेक्ट में अगर किसी भी वेलोसिटी को देखोगे, वही कहलाएगा एक्चुअल वेलोसिटी। समझ में आ रही बात है ना? तो जो रेस्ट में है, सी रेस्ट में है, वो रुका हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में जो भी वेलोसिटी देखेंगे वही कहलाएगा एक्चुअल वेलोसिटी। तो एक्चुअल वेलोसिटी है ट्रेन की वेलोसिटी के बराबर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यही पाथ कहलाएगा क्या? एक्चुअल पाथ। चीजें रिलेट होती है। रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ लिया हमने कि एक्चुअल वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी कौन सा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि रिस्पेक्टेबल, उसके रिस्पेक्ट में बताएंगे कि एक्चुअल पाथ कौन सा होगा। तो अगर सिंपल ये पूछ ले कि यार एक को तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, एक को क्या दिख रहा है? पैराबोला, उनमें से एक्चुअल पाथ कौन सा है? तो तुम्हें क्या करना है? देखना है कि कौन सी वेलोसिटी एक्चुअल है, कौन पर्सन है जो रेस्ट में खड़ा होकर देखेगा, वही पाथ कहलाएगा एक्चुअल पाथ। आया समझ में? हाँ, इसको दिखेगा कैसे? स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, अगले एग्जांपल में हम थोड़ा और क्या कर लेंगे, क्लैरिफाई कर लेंगे, समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब एक्चुअली वो पैराबोलिक है तो उसको स्ट्रेट लाइन क्यों दिख रहा है। आया समझ में? ऐसे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम तभी सॉल्व कर पाओगे जब एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन लिख लो इसको। हाँ, टॉपिक डालना है और सीधा क्वेश्चन नहीं लिखना है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन लिखना है। A train is moving in horizontal direction. A train is moving in horizontal direction with constant velocity v. With constant velocity v. If a person sitting on the upper berth, if a person sitting on the upper berth drops a ball, if a person sitting on the upper berth drops a ball, then the path of the ball, as seen by the person sitting on the lower berth, as seen by the person sitting on the lower berth, as well as the person standing on the platform, as well as the person standing on the platform will be, right? ये ड्रॉ कर लेना है और थोड़ा कायदे से लिख भी लेना है कि बाद में 1 से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर रिवाइज करो तो समझ में आ जाए, है ना? प्रॉपर लिखना है। क्या लिखना है इसमें? कि पर्सन बी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिंस वो सेम किसमें है, फ्रेम में है, सेम सिस्टम में है, बी के अकॉर्डिंग बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0, जिसकी वजह से जैसे उसे ड्रॉप करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो तुरंत वही क्या करेगा? वेलोसिटी अचीव करेगा जिधर एक्सेलरेशन है। दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से पाथ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। जो पर्सन प्लेटफॉर्म में खड़ा है उसके अकॉर्डिंग बॉल की वेलोसिटी वही होगी जो ट्रेन की वेलोसिटी होगी। तो सिंस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच का एंगल ना तो 0 है ना तो 180 डिग्री है, पाथ कैसा होगा? पैराबोला, है ना? लिख लो इसे। देखो बेटा, इसी का वेरिएंट क्वेश्चन भी आया हुआ है, राइट? एक वेरिएंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा चेंज करके। क्वेश्चन ऐसे बोला हुआ है कि मान लो एक हेलीकॉप्टर है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इसका जो पायलट है
उसने क्या किया, एक फूड का पैकेट ड्रॉप किया, राइट? वहां से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वहां से सिंपल एक फूड का पैकेट ड्रॉप कर दिया। तो इस फूड के पैकेट का जो पाथ होगा वो अकॉर्डिंग टू पायलट एंड अकॉर्डिंग टू अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड कैसा होगा, राइट? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन है ये, बिल्कुल है ना। लिखवा दूं क्या लैंग्वेज? लिख लो जल्दी से लिख लो। Pilot of a helicopter flying in horizontal direction with constant velocity v, flying in horizontal direction with constant velocity v, drops a packet, then the path of the packet according to the pilot and according to the person standing on the ground will be दे सकते हैं आंसर अपन? क्या होगा पायलट के अकॉर्डिंग? स्ट्रेट लाइन, राइट? पायलट के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। और वो पर्सन जो नीचे खड़ा हुआ है पैराबोला। एक्चुअल पाथ, राइट? एक्चुअल पाथ भी क्या है? पैराबोला। इससे हम थोड़ा सा रियलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं कि यार अगर उसका पाथ एक्चुअली में क्या है? पैराबोला है, तो उस पायलट को स्ट्रेट लाइन क्यों दिख रहा है? समझो, थोड़ा सा हटा देता है, अदरवाइज सर में गिर जाएगा बेचारे के। मान लो यहां से उसने क्या किया? फूड का पैकेट ड्रॉप किया, तो फूड के पैकेट की एक्चुअल वेलोसिटी किधर है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, जिसकी वजह से इसका जो एक्चुअल पाथ होगा वो कैसा होगा? पैराबोला। और जो फूड का पैकेट है वो कुछ इस तरह से आके नीचे गिरेगा। ये इंसान को साइड कर दिया हमने, ये खड़ा होकर यहां से देख रहा है ना? ऐसे गिर रहा है। अब सोचो, ये जो पैकेट है वो पहले यहां पे पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, और इस तरह से क्या हो रहा है? गिर रहा है। तो ये तो हो गया क्या? एक्चुअल पाथ। लेकिन इस पायलट को, राइट, ये जो है उसको ये पाथ स्ट्रेट लाइन क्यों दिख रहा है? समझो बेटा, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। इस पायलट को अगर स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, उसका मतलब ऐसा है कि उसको वो सिर्फ नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। उसको ये रियलाइज हो ही नहीं रहा है कि जो पैकेट है वो आगे भी जा रहा है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि जो भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसकी होगी, राइट, पायलट या हेलीकॉप्टर की होगी, वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसकी होगी? पैकेट की। जिसकी वजह से रिलेटिव मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो गया? 0। अगर मैं जितने से मूव कर रहा हूं, बगल में भी कोई एग्जैक्टली उतने से ही मूव करे, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 0। तो जितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसके पास है? पैकेट के पास, वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसके पास है? पायलट के पास। जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फूड के पैकेट के पास कोई वेलोसिटी, ऐसा उसको लग रहा है। तो क्या पायलट को वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा? तो पायलट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव करता दिख ही नहीं रहा, उसको सिर्फ लग रहा है कि पैकेट नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से उसको पाथ कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन। इसका एग्जांपल मैं तुमको रिलेटिव मोशन से वो करा दे रहा हूं। एक क्वेश्चन किया था, याद करो हमने, जिसमें हमने बोला था एक पर्सन है ए जो इधर मूव कर रहा है, पर्सन बी जो इधर मूव कर रहा है, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ, ईस्ट से 30 डिग्री साउथ का, दोनों 10 और 10 से मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम आया था, 5√3 आई कैप एंड 5√3 आई कैप। आया था कि नहीं आया था? और इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर आया था, दूसरे का इधर आया था। ये आया था 5 इधर, इसका आया था 5 इधर। तो नेट वेलोसिटी कितना आया था? 10 जे कैप। याद आ रहा है? 10 जे कैप। मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उसको ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये पर्सन इधर भी जा रहा है। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी इसके लिए कितनी? 0। तो उस पर्सन को ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है।
फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी 10 जेकब आया था इसका आंसर, याद आ रहा है कुछ? 10 जेकब। क्या हॉरिजॉन्टल में कुछ आया? नहीं। तो उसको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो जो पर्सन है वो किधर है, राइट? उसको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो पर्सन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर रहा है। समझ में आ रही बात? सेम सिनारियो यहां पे भी है। इस हेलीकॉप्टर पायलट को लगेगा ही नहीं। समझो, इसको रियलाइज करा रहा हूं। जितने टाइम, जितना ये आगे बढ़ेगा उतने ही टाइम में उसका हेलीकॉप्टर यहां पे आ जाएगा। जब पैकेट यहां पहुंचेगा, हेलीकॉप्टर यहां, राइट? इस तरह से हेलीकॉप्टर क्या होगा, आगे बढ़ेगा। जब भी वो पायलट इसको झुक के नीचे की तरफ देखेगा, उसको ऐसा लगेगा कि जो फूड का पैकेट है वो जस्ट मेरे नीचे में, राइट? ऐसे अगर झांक के देखेगा नीचे तो उसको लगेगा बस ये पैकेट नीचे की ही तरफ जा रहा है, आगे या पीछे नहीं जा रहा है। इसलिए इसको जैसा लगेगा, अकॉर्डिंग टू पायलट, पाथ कैसा होगा, राइट? स्ट्रेट लाइन। उसको लगेगा बस ये पैकेट नीचे गिर रहा है, उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा ही नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जो पाथ होगा वो कैसा होगा, राइट? पैराबोला। और एक्चुअल पाथ भी कैसा है? क्या इसमें रियलाइज हो रहा है कि एक्चुअल पाथ पैराबोला होने के बावजूद उस पायलट को स्ट्रेट लाइन क्यों दिख रहा है? समझ में आई? ऐसा। अब यहां पे आ सकता है क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं वेरिएशन ला सकता हूं। मान लो मैं बोलूं एयर रेजिस्टेंस रहे, फिलहाल एयर रेजिस्टेंस नहीं है, जब तक नहीं बोला जाएगा तब तक मानना भी नहीं है। तो एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी, हेलीकॉप्टर के पास तो इंजन लगा हुआ है, वो तो उतनी वेलोसिटी से मूव कर सकता है, चाहे बारिश हो चाहे पानी से कुछ भी हो, वो सेम वेलोसिटी से मूव कर सकता है। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस हुआ तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। अब अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम होने लगेगी तो उतने ही टाइम में पायलट आगे निकल जाएगा, लेकिन जो पार्टिकल है या फूड का पैकेट है उतना आगे, जिसकी वजह से अब उसको स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगी। ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ऐसा कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है जिसकी वेलोसिटी को कम करे। तो जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ही पायलट आगे बढ़ रहा है। जब भी वो क्या कर रहा है, उसको झुक के देख रहा है, उसको हमेशा दिख रहा है कि फूड का पैकेट मेरे ही नीचे है, जो नीचे जाता जा रहा है, इसलिए उसको पाथ कैसा दिख रहा है, राइट? और सिंपल सा फंडा है हमारा, सिंपल सा तरीका है, कॉन्सेप्ट हमने सीखा हुआ है कि भाई पर्सन पायलट के अकॉर्डिंग फूड पैकेट की वेलोसिटी 0, जैसे ड्रॉप करेगा तो जिधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उधर ही उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। और अकॉर्डिंग टू पर्सन पैकेट की वेलोसिटी वही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हेलीकॉप्टर की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर, पाथ कैसा, सिंपल सा है। लिख लो इसको भी। कुछ तो काम है बेचारा जैक, खड़ा रहता है बेचारा बोर होते हुए, देखो तुम लोग साइड देख भी रहा है। चल रब कर दो पूरा। वो उतना यूजलेस नहीं जितना तुम समझते हो। अभी ये कपड़ा टांग रहा है, ठंड के टाइम पे जैकेट पहनता है मेरा, ठंड के टाइम पे आराम से जैकेट टांगने के काम आता है। बाय सर जिस दिन देख लेंगे ना उस दिन बहुत गाली देंगे। चलो तुम क्या हंस रहे हो? 2-4 तो तुम बिल्कुल ऐसे ही दिखते हो, ये बारीक बारीक से हो, ये देखो। इसका नाम जैक रखो, इसका नाम स्पैरो रख दो, दोनों मिलकर जैक स्पैरो हो जाएंगे। देखो एक ही जैसे दिख रहे हैं, बस बाल नहीं है। कल इसको विग लगाना है। देखो इसी तरह का एक क्वेश्चन क्या कर सकते हैं हम और देख सकते हैं, है ना? सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। मान लो हमारे पास वो कार है, वो अमीरों वाली जो ऊपर से खुली रहती है, ठेला। खुला रहता है ना ऊपर से। हाँ भाई तुम बड़े खुश हो गए। मान लो ये कार, चलो कार मान लो, इससे ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते तुम, इसी से काम चलाना पड़ेगा तुमको। ये जो कार है वो वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, कांस्टेंट वी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भाई यहां पे एक पर्सन है बैठा हुआ, बेचारा बोर हो रहा है, गेंद पकड़ा हुआ है। इसने क्या किया, एक बॉल को
ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, राइट। तो एक कार इस तरह से वो हॉरिजॉन्टल एक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक पर्सन है जो वर्टिकली अपवर्ड में एक कार को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक बॉल को क्या किया, थ्रो किया। तो क्वेश्चन है कि वो जो बॉल है क्या वो वापस उसके हाथ में गिरेगा, या कार के आगे गिरेगा, या कार के पीछे गिरेगा, या कुछ भी नहीं बताया जा सकता, राइट। इस तरह का क्या था क्वेश्चन था। अच्छा एक काम करो, चलो लिख लो क्वेश्चन, लिख लो क्वेश्चन लिख लो। अकार कार्ट लिख लिया क्या तुमने? कार, कोई डिफरेंस नहीं ज्यादा है ना। अ कार मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अ कार इज मूविंग horizontally with constant velocity, a person sitting on car throws a ball vertically upward, the ball will fall, option A, ahead of the car, second behind the car, third on the hand of the same person, fourth cannot be said anything, cannot be said anything का मतलब ये नहीं कि तुम नहीं बोल सकते सर, हमको नहीं पता क्या cannot be said anything, मतलब तुम श्योर हो कि सर कहीं भी एक्चुअली गिर सकता है, अलग अलग पैरामीटर पे डिपेंड करता है, ये मतलब है उसका। चलो कितने कह रहे हैं कि सर अगर उसने इस तरह से क्या किया, बॉल को उछाला तो बॉल कार के आगे जाके गिर जाएगा? कोई भी नहीं। कितने कह रहे हैं कि जो बॉल है वो पीछे जाके गिर जाएगा? राइट, अगर हमने क्या किया, इसको उछाला, कार आगे चला जाएगा, बॉल जो है वो पीछे गिरेगा। चलो, अरे बेशर्मों की तरह इतना किस शर्माना है तुम? बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। कितने कह रहे हैं, नालायक को अपनी शक्ल दिखाओ जरा, वापस उसके हाथ में ही गिरेगा? बहुत सारे नालायक तुम बिल्कुल, और बेशर्मों की तरह दिखा रहा, राइट, उनके हाथ में गिरेगा। क्यों, कोई बता सकता है? अच्छा पीछे क्यों गिरेगा, बताना जरा, एक्सप्लेन कर भाई। बैठे रहा, बैठे बैठे एक्सप्लेन कर। हाँ क्यों भाई, पीछे क्यों गिरेगा? जब हमने बॉल को ऊपर फेंका तो जब वो बॉल हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, नीचे आते आते कार आगे निकल जाएगा। तुम कहीं कार्टून तो इमेजिन नहीं कर रहे हैं? कार्टून्स देखते थे बचपन, राइट? जब कोई जैसे ऐसे मान लो कोई कार्टून में बिल्कुल ऊपर गया तो ऊपर जाके थोड़ी देर तक रुकता था, फिर गिरना शुरू, ऐसा तो मैंने को वेट कर रहा है बॉल ऊपर, और जब नीचे गिरना शुरू तब तक वो आगे चला गया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो गलत है ना, मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं। ठीक है, वापस हाथ में क्यों गिरेगा? क्योंकि जो पर्सन है कार में है, वो रेस्ट में है। एग्जैक्टली, राइट, यही सिंपल सिंपल सा। कहां गिरेगा? वापस उसके हाथ में गिरेगा। क्यों गिरेगा समझो, समझ लो बेटा। मुझे ही बताओ, अकॉर्डिंग टू पर्सन, राइट, इस पर्सन की बात कर रहा है जो कार में बैठा हुआ है, जो पर्सन कार में बैठा हुआ है, राइट, उसके अकॉर्डिंग बॉल की इनिशियल वेलोसिटी किधर है? पगला गए हो क्या? ऊपर कैसे जाएगा वो? किधर? वर्टिकली अपवर्ड। यही है क्या? उसको ऐसा लगेगा कि बॉल जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर रहा है?
भाई कार में बैठा उसके हाथ में बॉल है, ऐसे क्या उसको लगेगा कि जो ये क्या बोलते हैं बॉल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर रहा है? उसको नहीं लगेगा ना। तो उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी सिर्फ किधर, ऊपर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों के बीच का एंगल, पाथ, उसको ऐसा लगेगा पाथ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये भी तो कंडीशन स्ट्रेट लाइन के लिए। अब अगर समझो, उसको ध्यान समझो, अगर उसको ये लगना है कि पाथ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब उसको ऐसे दिखेगा, ये गया बॉल ऊपर, फिर ये आया बॉल नीचे 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 और वापस हाथ में, तब तो उसको लगेगा। अगर बॉल पीछे गिरा या आगे गिरा, क्या उसको स्ट्रेट लाइन पाथ लगेगा? सोचो, अगर बॉल पीछे गिरे तो उसको ऐसे देखना पड़ेगा ना, ऐसे देख रहा है, तो जब उसको अपना सर ऐसे करना पड़ेगा, क्या उसको जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन दिखेगा? तो पाथ स्ट्रेट लाइन होने के लिए, पाथ स्ट्रेट लाइन होने के लिए उसको ऐसे ही देखना पड़ेगा ना कि ये गया बॉल ऊपर और ये आया बॉल नीचे और वापस कैच करेगा। जब उसको सर ऐसे करना पड़ेगा तभी तो क्या होगा, पाथ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? और अगर पाथ स्ट्रेट लाइन है, मतलब वो जो गेंद है वापस उसके हाथ में ही गिरेगा, पीछे या आगे। लेकिन मैंने तुमसे एक और क्वेश्चन पूछा इसमें, एक्चुअल पाथ इसका कैसा है? एक्चुअल पाथ कैसा है? पैराबोला। समझो, मैंने बोला अगर हम बात करें एक्चुअल पाथ की, तो बॉल के पास सिर्फ एक वेलोसिटी नहीं है, दो वेलोसिटी। एक्चुअल में तो यही है ना। तुम किसी पर्सन को बाहर खड़ा कर दो, रेस्ट में रखो, उसके अकॉर्डिंग देखो, सारी चीजें रियलिस्टिक होंगी। वो तो खुद मूव कर रहा है, क्या रियलिस्टिक बताएगा? तो रिलेटिव बताएगा। तो एक्चुअल में अगर हम क्या करें देखिए, तो हम बोलेंगे भाई इसके पास एक वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो कार की वेलोसिटी है। दूसरा, उस पर्सन ने उसको ऊपर की तरफ और फेंक दिया, जिसकी वजह से अब इसके पास दो वेलोसिटी है। नेट वेलोसिटी इधर कहीं पे आएगा, रिजल्टेंट लेट से कितना, यू डैश या वी डैश, जो मानना है मान लो, जिसको निकाला जा सकता है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। अब सोचो बेटा, ये है इसका एक्चुअल वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पाथ कैसा? पहले जाएगा इधर, फिर इस तरह से आएगा। एक्चुअल पाथ कैसा है? पैराबोला। आया समझ में? तो एक्चुअल में, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, एक्चुअल में जो बॉल है वो ऐसे जाके इस तरह से गिरेगा, लेकिन जब बॉल यहां पहुंचेगा तो कार यहां पहुंच जाएगी, वो देखेगा ऊपर जा रहा है। जब बॉल यहां पे है, कार यहां पे पहुंचेगा। जब बॉल यहां पे है, कार यहां पे पहुंचेगा। अरे आ रहा समझ में? और जब भी वो पर्सन क्या है उसको देखेगा, कार थोड़ा छोटा हो गया जब भी वो देखेगा वो हमेशा ऐसा लगेगा कि बॉल उसके जस्ट ऊपर है या उसी के पास आ रहा है और वापस उसके हाथ में गिरेगा। समझ में आया? तो सीधा सीधा उस लॉजिक को तुम क्या करोगे, लगाओगे, वहां से तुम क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। एक्चुअल पाथ जो है वो कैसा है? पैराबोला। अच्छा, ये क्वेश्चन अपने आप में अकेला नहीं है बेटा, ये जो क्वेश्चन है वो अपने आप में अकेला नहीं है, इसमें इसके 2-3 वेरिएशन और हो जाते हैं। पहला, अगर बॉल को ऊपर फेंकने के बाद, चल पाथ पैराबोला नहीं था, जिगजैग था। अगर बॉल को ऊपर फेंकने के बाद कार में जो बैठा है वो कार को एक्सेलरेट कर दे, अभी तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता, कार को क्या कर दे, एक्सेलरेट कर दे, तो वो बॉल कहां गिरेगा? पीछे। क्योंकि पहले कार और बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या थी? सेम थी, तो उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करता दिखेगा ही नहीं। जितना बॉल आगे बढ़ेगा उतना कार आगे बढ़ेगा। लेकिन थ्रो करने के बाद अगर हमने इसको क्या कर दिया, कार को एक्सेलरेट कर दिया, तो बॉल थोड़ा सा क्या रह जाएगा, पीछे, कार आगे निकल जाएगा, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ गई। दूसरा वेरिएशन है, थ्रो करने के बाद अगर हम ब्रेक लगा दें, आगे गिरेगा। क्यों? बॉल तो उतनी वेलोसिटी से जा रहा है, लेकिन कार की वेलोसिटी अब क्या हो गई, कम, तो बॉल कहां जाके गिरेगा, आगे। तीसरा, अगर एयर रेसिस्टेंस को कंसीडर करें तो फिर किधर गिरेगा, पीछे, क्योंकि कार के पास तो इंजन है। उस इंजन की वजह से चाहे वो एयर रेजिस्टेंस रहे चाहे ना रहे, हम इसकी कार की वेलोसिटी को कांस्टेंट रख सकते हैं। बट ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस बॉल अपना वेलोसिटी, अपनी एनर्जी धीरे धीरे लॉस करता जाएगा, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम होती जाएगी, जिसकी वजह से वो किधर गिरेगा। क्या सारे सिनारियो समझ में आए? रटने की जरूरत तो पक्का? गुड, लिख लो बेटा इसको भी, है ना। देखो समझो, 2 एस्पेक्ट है इसमें। पहला कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम का, जो हमने क्या कर लिया, देख लिया। दूसरा होगा क्या, न्यूमेरिकल।
अब इस पार्ट को, पूरे डेरिवेशन पूरे पार्ट को क्या करना है, सही तरीके से समझना है, उसके बाद ही नोट करना है। अभी कुछ भी नोट नहीं करना, पहले पूरा एक एक पार्ट समझ लो। जब मैं मोशन इन वन डायमेंशन क्या करता पढ़ रहा था, तो उस टाइम पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी या तो पूरी थी किधर, हॉरिजॉन्टल में, या तो पूरी थी किधर, वर्टिकल डायरेक्शन में। मोशन अंडर ग्रेविटी का केस वही है, राइट। अब हमारी जो वेलोसिटी है वो इन दोनों के बीच में कहीं है, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। तो हम हॉरिजॉन्टल को अलग पढ़ेंगे और वर्टिकल को अलग पढ़ेंगे। मोशन इन टू डायमेंशन को हम ऐसा मान के चलेंगे कि मोशन इन टू डायमेंशन नहीं है, बल्कि दो बार मोशन इन वन डायमेंशन है। एक बार हॉरिजॉन्टल के लिए, एक बार, दोनों को बिल्कुल सेपरेट करके पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद दोनों को कंबाइन कर देंगे, राइट। इस तरह का हमारा क्या रहेगा प्रोसीड हम इस तरह से करेंगे। तो मान लो बेटा मैंने इस तरह से बोला कि ये हमारा क्या है, एक एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। यहां पे एम मास का एक बॉल है जिसको हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे मैंने यू वेलोसिटी से क्या किया, थ्रो किया। जब मैंने इसको क्या किया, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से थ्रो किया है, तो मैं इस वेलोसिटी का कंपोनेंट ले सकता हूं, मैं इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं। और मैंने बोला कि ये एक कंपोनेंट हो गया एक्स एक्सिस में, विच इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। इसी तरह से दूसरा कंपोनेंट है मेरे पास यू वाई, विच इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अब मैं इसको अलग अलग देखूंगा, मैं ये मानूंगा कि इसके पास ये वेलोसिटी नहीं है, बल्कि इस बॉल के पास दो वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल में जो इसको आगे ले जाना चाह रहा है और एक वर्टिकल में जो इसको ऊपर ले जाना चाह रहा है, जिसकी वजह से ये आगे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। या नॉर्मल हम अपना लॉजिक लगाएं कि ये हो गया क्या, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, नीचे, तो पाथ कैसा होगा, पैराबोला। तो ये इस तरह से जाके ऐसे गिरेगा, राइट। इस तरह से इसका क्या होगा, पाथ होगा। तो ये जो पार्टिकल है वो इस तरह से मोशन करता हुआ जा रहा है, जिसमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अब एट रैंडम पोजीशन, कोई भी रैंडम पोजीशन मैंने क्या कर ले लिया, मैं जानना चाह रहा हूं कि इस जगह पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है। तो अगर मैं क्या करूं, चेक करूं, तो मैं बोल सकता हूं कि ये हो जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट और ये हो जाएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट। मुझे यही जानना है कि एक्स कितना है, वाई कितना है। मैंने मान लिया कि यहां से यहां तक जाने में लेट्स से इसको टाइम लगा कितना, टी। भूल के भी टाइम का कंपोनेंट नहीं लेना है। तुम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन तीनों के कंपोनेंट ले सकते हो, टाइम का कंपोनेंट नहीं लेना है। तुम ऐसा मान सकते हो कि टू डायमेंशन नहीं बल्कि वन डायमेंशन है। एक बार हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है कितना, एक्स, वर्टिकल में मूव किया कितना, वाई, अलग अलग मान लिया। तुमने ये मान लिया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है ux, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है uy। तुम ये मान सकते हो कि हॉरिजॉन्टल का एक्सेलरेशन है ax, वर्टिकल का एक्सेलरेशन है ay। पर टाइम का कंपोनेंट, टाइम अपने आप में खुद एक क्या है, डायमेंशन है। समझ में आ रही बात, इस तरह से। तो मान लिया कि यहां से यहां तक जाने में इसको टाइम लगा कितना, t, राइट। इस टाइम पे इसके पास दो वेलोसिटी हमने मान ली, एक वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी मान ली vy, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी मान ली हमने कितनी, vx। अब इसको हम बिल्कुल सेपरेट पढ़ रहे हैं। सेपरेट कहने का मतलब है एक्स एक्सिस को अलग और वाई एक्सिस को अलग। हम ये मानेंगे कि दो बार वन डायमेंशन पढ़ना है। जब एक्स की बात करेंगे वाई की बात नहीं करेंगे, वाई को भूल जाएंगे कि वाई एग्जिस्ट भी करता है। इसी तरह से जब हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल का कोई भी चीज हमको कंसिडर नहीं करना है। तो सबसे पहले बेटा मैं यहां पे एक्स एक्सिस के लिए क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक्स एक्सिस की अगर बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ux, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, u cos थीटा। एक्सेलरेशन कितना है, 0, राइट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी टाइप का कोई फोर्स नहीं है। क्या तुम बैठे बैठे खिंच जाते हो ऐसे, अरे होता है क्या, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स, वर्टिकल में है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। अगर मैं यहां से रख दो तो ये नीचे गिरेगा ही नहीं गिरेगा, बिल्कुल सीधा से। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, मतलब कोई एक्सेलरेशन। तुम ये भी बोल सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है। अगर ये g है तो ये g cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू कितनी, राइट। इसी तरह से टाइम कितना लगेगा, t लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, x। बस s की जगह पे x लिख दे रहे, और कुछ नहीं कर रहा। यहां पे मैं सोच रहा हूं क्या हम करते हैं, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन हो जाएगा बेटा हमारे पास vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। देखो है वही v इज इक्वल टू u प्लस at।
बस डिफरेंशिएट करने के लिए कि भाई x की बात कर रहे हैं, बस यहां पे सबस्क्रिप्ट में s लगा दिया, x लगा दिया। लेकिन ax की वैल्यू कितनी, ये कितना 0 हो गया, तो यहां पे हमें मिला vx इज इक्वल टू ux। ये दिखने में आसान है पर बड़ा अच्छा और बढ़िया रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये बताना चाह रहा है कि तुम कुछ भी कर लो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। यही तो थ्योरेटिकल में देख रहे थे कि अगर एक बॉल को हमने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो ये चेंज नहीं होगा। फिर हमने बोला एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की जगह पे अब क्या लिखेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ये पूरा टर्म। तो सेकंड आ गया x इज इक्वल टू uxt, ये भी बढ़िया, इसको भी यूज करेंगे। सिंपल सा कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई जितना टाइम लगेगा, राइट। और डिस्प्लेसमेंट किसका, x एक्सिस का। थर्ड इक्वेशन अगर हम क्या करें लिखें, तो वापस से वही रिजल्ट आएगा जो फर्स्ट में आया है, vx स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2ax इंटू x, राइट। ये पूरा टर्म कितना 0, वापस से हमें वही मिला, vx इज इक्वल टू ux। ये हमने देख लिया किसके लिए, x एक्सिस के लिए। ये हमने देख लिया है x एक्सिस के लिए। दो इंपॉर्टेंट चीजें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। हॉरिजॉन्टल का टाइम जैसा कुछ नहीं होता है ना, टाइम। फिर हमने सोचा एक काम करते हैं, और वर्टिकल एक्सिस की बात करते हैं, वाई एक्सिस की बात करते हैं। तो सेकेंड हमने यहां पे क्या किया, लिखा वाई एक्सिस। और सिर्फ वाई के लिए क्या करेंगे देखेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी, यू वाई, जिसको क्या लिख सकते हैं, यू साइन थीटा, यही है। एक्सेलरेशन कितना, माइनस जी। क्यों, सिर्फ वर्टिकल की बात को, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक तरीके से उसके लिए रिटार्डेशन की तरह काम करेगा, राइट, इसलिए माइनस जी लिखा हुआ है ना। और टाइम कितना लगा, t। अब इसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, तीनों इक्वेशन लिख ले रहे हैं। पहला इक्वेशन हम लिखेंगे बेटा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आफ्टर टी टाइम हमें क्या करना है, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालनी है, हम ऐसे निकाल सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या होना चाहिए बताओ जल्दी से, y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस, ये भी इंपॉर्टेंट है। टी टाइम के बाद अगर मुझे क्या करना है, वर्टिकल डायरेक्शन का देखना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, इससे निकाल सकते हैं। और थर्ड क्या है हमारे पास, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g वाई, लिख सकते हैं अपन इसको। बिल्कुल सेम वही इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की तरह आराम से इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर बोलेगा इतने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के बाद y कॉम्पोनेंट का वेलोसिटी निकालो, ऐसे निकाल सकते हैं। तो टाइम देके वेलोसिटी पूछेगा और डिस्प्लेसमेंट देके वेलोसिटी पूछेगा, तो इनको लिख सकते हैं। और टाइम देके डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये। तो सबसे पहले तो ये लिखना आना चाहिए कि हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे, वो इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्लियर है ये। अच्छा, अगर तुमसे पूछे कि नहीं टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो बेटा तुम टोटल डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो। ये रहेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच में। ये वाली वैल्यू कितनी है, x, ये वैल्यू कितनी है, y, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, तो मैंने तुमको यही बोला सेपरेटली x के लिए पढ़ो, सेपरेटली y के लिए पढ़ो, और बाद में क्या कर दो, कंबाइन कर दो। अगर पूछेगा नहीं इसकी टोटल वेलोसिटी बताओ, v बताओ, तो हम बोलेंगे यार v की वैल्यू कितनी लिखेंगे, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का स्क्वायर रूट। vx निकाल लो, vy निकाल लो, और vx तो चेंज होगा भी नहीं, ये तो किसके बराबर रहेगा, ux के ही बराबर रहेगा। अरे यार ये बात समझ में, ये तो हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम थोड़ा सा स्पेशल केस ले रहे हैं, कुछ स्पेशल केस ले रहे हैं। स्पेशल केस कहने का मतलब है, पहले तो हम देख रहे हैं फॉर कंप्लीट मोशन, राइट। पहले हम बात कर रहे हैं पूरे कंप्लीट मोशन के लिए, राइट, यहां से लेके यहां तक, यहां से थ्रो किया था, यहां वापस आया, जितना टाइम लगेगा दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे उसे, क्योंकि उतने टाइम तक ये हवा में था। कोई पार्टिकल जितने टाइम तक हवा में रहता है उसी को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट।
यहां से थ्रो किया था, यहां पे आके गिरा है, इसको बोलते हैं रेंज। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो ये भी है, पर ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो कितना है, आर के बराबर, विच इज नोन एज रेंज। इसको हम बोलते हैं रेंज। तो अगर हम कंप्लीट मोशन की क्या करेंगे, बात करेंगे, तो अब हमें टी को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, कैपिटल टी से, और जो एक्स हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। क्लियर है ये, है ना। तो स्मॉल टी को लिखेंगे कैपिटल टी और एक्स बराबर हो जाएगा किसके, आर के बराबर। ठीक, इसी तरह से पूरे मोशन में, कंप्लीट मोशन में वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना, पूरे मोशन में वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना, एक्स का तो तुमने बता दिया आर, वाई का कितना, 0। वाई का कितना, भाई पहले भी वो जमीन में था, वाई बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मैक्सिमम यहां पे हुआ, फिर कम होता गया और फिर से कितना हो गया, 0। यहां पे गिरा ना, यहां पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है, राइट। अगर किसी पार्टिकल को मैं थ्रो करूं, पहले पूरा ऊपर जाता है, फिर नीचे आके पूरे ग्राउंड पे गिरा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, है ना। तो कंप्लीट मोशन के लिए वाई की वैल्यू कितनी है, सिर्फ कंप्लीट की बात कर रहे हैं, समझ में आया। मैं इस इक्वेशन को उठा रहा, जो क्या लिखा है, y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कंप्लीट मोशन के लिए इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 0, और स्मॉल टी को कैपिटल टी। तो ये लिखेंगे यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस टर्म को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई टी, राइट, यू वाई टी, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो t की वैल्यू आएगी 2, यू वाई को क्या लिख सकते हैं, u साइन थीटा डिवाइड बाय जी। ये पहला वो फॉर्मूला जो तुम्हें नींद में भी याद होना चाहिए, ये वो तुम्हारा पहला फॉर्मूला है जो तुम्हें बिल्कुल नींद में भी याद होना चाहिए, किसी भी कीमत पे याद होना ही चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय जी। और देखो इसके बारे में चर्चा हमने पहले भी की है। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम कह रहे थे कि अगर मैं एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर ही थ्रो करूं तो उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 2u बाय जी, 2u बाय जी था। अब ऊपर में u नहीं बल्कि क्या है, तो u की जगह पे u साइन थीटा आ गया, फॉर्मूला तो सेम है, 2u साइन थीटा बाय, सिंपल सा, राइट, ये निकल गया। फिर मैंने बोला कि यार हमारे पास ये भी एक फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, है ना। इस फॉर्मूले को उठा लिया हमने, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। कंप्लीट मोशन की हम बात कर रहे हैं, x की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, r, राइट। u क्या लिख सकता हूं मैं, u cos थीटा, और स्मॉल t अब क्या कहलाएगा, कंप्लीट कैपिटल t, और कैपिटल t की वैल्यू निकाल दी मैंने यहां पे, 2u साइन थीटा बाई जी। u इंटू यू क्या हो गया, u स्क्वायर, क्या बच गया, cos थीटा बच गया, 2 बच गया, साइन थीटा बच गया। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा डिवाइड बाई 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया हुआ था, है ना। और यही वो फॉर्मूले हैं जो मैंने बोला था, वो भी नींद में याद होना चाहिए। तो साइन 2 थीटा का एक्सपेंशन 2 साइन थीटा cos थीटा, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आया अगला वो फॉर्मूला जो तुम्हें बिल्कुल नींद में याद होना ही चाहिए, रेंज का। रेंज का मतलब क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल रहा हूं, उसको कहते हैं रेंज। मैं मैक्सिमम रेंज नहीं कह रहा, क्योंकि रेंज भी अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है थीटा पे, है ना। तो अगला हमारे पास वो फॉर्मूला जो नींद में याद होना चाहिए, दैट इज r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। वेरी गुड, ये कर लिया। मुझे एक और चीज निकालना है स्पेशल केस में, पूरा टाइम निकल गया, मैक्सिमम रेंज निकल गया, मुझे देखना है मैक्सिमम हाइट। इस पॉइंट में थोड़ा सा इसको मैं इधर लिख दे रहा बेटा, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैं यहां लिख दे रहा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे ये अपने मैक्सिमम हाइट पे रहेगा। मैक्सिमम हाइट पे ध्यान दो, वो वेलोसिटी जो इसको ऊपर लेके जा रहा था कितना हो जाएगा, 0। कौन सी वेलोसिटी ऊपर लेके जा रहा था, राइट, ये। तो यहां पे हम लिखेंगे वी वाई इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम हाइट पे वो वेलोसिटी जो उसको ऊपर लेके जा रहा था वो कितना हो जाएगा, 0।
भाई ऊपर लेके जाएगा, जा रहा है, जीरो हो गया, नहीं होता तो और ऊपर लेके जाता। ध्यान रखना है, मैंने बोला वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो गई, हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी चेंज वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो तो रहेगा ही रहेगा, है ना। आया समझ में? तो यहां पे वी वाई की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। अब समझो, जगह ही नहीं बचा गई राइट। यहां पे मैं लिख रहा, अब मैं बात कर रहा फॉर हाफ मोशन। ऐसा कुछ होता नहीं है वैसा हाफ मोशन, तुम समझ जाओ कि सिर्फ यहां तक की बात कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक की, है ना। आधे मोशन की अगर हम बात करें तो y की वैल्यू क्या कहलाएगा? h। y की वैल्यू क्या कहलाएगा? h। और यहां पे vy कितना हो गया? vy की वैल्यू जीरो। अब मैं उठा रहा इस फॉर्मूले को, राइट। मैंने लिखा vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gy। इसको पुट कर सकते हैं जीरो, तो ये क्या हो जाएगा? uy स्क्वायर माइनस 2g, और y की जगह क्या रखना पड़ेगा? h। थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिखना, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2gh इज इक्वल टू uy स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू uy स्क्वायर डिवाइड बाई, ये आ गया तीसरा फॉर्मूला जो हमको याद रखना अच्छे तरीके से, मैक्सिमम हाइट की, राइट। मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू uy का स्क्वायर, और uy क्या है बेटा? u साइन थीटा। मतलब क्या हो गया? u साइन थीटा का स्क्वायर, और u साइन थीटा का स्क्वायर मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। तुम चाहो तो उस पार्ट को मैं यहां देखो ऐसे लिख दे रहा हूं, मैंने लिखा h इज इक्वल टू क्या है वहां पे? uy स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। uy की जगह पे, है ना, h इज इक्वल टू uy का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या लिख रहे हैं? 2g। uy की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं? u साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, और इसको स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, उसी को मैंने क्या कर दिया है यहां पे लिख दिया, उसी को लिख दिया। ये वो तीन फॉर्मूले हैं जो तुमको नींद में भी याद होना चाहिए, किसी भी कीमत पे याद होना चाहिए। अरे आया समझ में? पक्का? अब समझो बेटा, दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे यहां पे, राइट। दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा किसी भी रैंडम पोजीशन पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे पूछ लेगा कि बताओ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कितनी है। तो जब वो रैंडम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी सब पूछेगा तो उसके लिए तुमको एक्स के लिए अलग, वाई के लिए अलग सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद कंबाइन करना पड़ेगा। एक्स निकालोगे, वाई निकालोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिस्प्लेसमेंट बता दोगे। यूएक्स निकालोगे, यूएक्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, वीएक्स यूएक्स बराबर होगा। हाँ, वीवाई निकालना पड़ेगा, वीवाई निकालोगे और उसके बाद वी को कंबाइन कर दोगे। क्लियर है? तो पहला वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन से, अगला आएगा टी आर और एच के फॉर्मूले से। अब टी आर और एच क्या है? स्पेशल केस है। मैक्सिमम देख रहे हैं या तो बिल्कुल फाइनल वाला पॉइंट देख रहे हैं। फाइनल पॉइंट के लिए रेंज कहलाएगा, टोटल टाइम टी कहलाएगा, और मैक्सिमम हाइट सिर्फ यहां के लिए कहलाएगा। तो पहला आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो रैंडम पोजीशन के लिए क्या कर सकता है? पूछ सकता है। और दूसरा आएगा कहां से? दूसरा कहां से आएगा? टी आर एंड एच के फॉर्मूले से। तो कुछ भी हो जाए, ये तीनों फॉर्मूला तो तुमको याद होना चाहिए। अब फॉर्मूला याद होता है, तुम आपस में क्या करते हो? गड़बड़ी करते हो। फॉर्मूले तुमको क्या करते हैं? याद रहते हैं। कैसे याद रहते हैं? कि सर हाँ सर, कहीं पे यू स्क्वायर था, राइट, कहीं पे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा था, अब नीचे में 2g है कि g है? या सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर था लेकिन ये रेंज का फॉर्मूला है कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है? ऐसा एक कंफ्यूजन होता है। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक बहुत ही घटिया सी ट्रिक बना रखी है मैंने। ट्रिक सारे घटिया ही होते हैं बेटा, है ना। वो मैं तुमको क्या कर दे रहा, बता दे रहा, उसको क्या करना है ध्यान रखना। मैं इधर पे बता दे रहा, इधर पे वो कर ली, है ना। तो एक घटिया सी ट्रिक बता दे रहा, टी आर और एच के फॉर्मूले को याद करने के लिए तुम आराम से क्या कर सकते हो? देख सकते हो, है ना। ये वो वाला पार्ट लिखा हुआ है मैंने, उसको एक्सपेंड करके याद रखने के लिए, समझो, याद रखने के लिए तुमको इस सीक्वेंस को याद रखना है। क्या? टी आर एंड एच, ना तो आर एच टी, ना तो एच आर टी, ना तो कुछ और नहीं। क्या रखना है याद? टी आर एंड एच, बस। और इसमें इसके फॉर्मूले को याद रखना है, क्योंकि ये वैसे भी याद है, 2u बाई जी था। अब क्या लिखेंगे हम? 2u साइन थीटा बाई जी। अब समझो बेटा, तीनों फॉर्मूले में 2 का पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है।
तीनों फॉर्मूले में से 2 का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 के पोजीशन को, पहले 2 को लेके जा रहे हैं इसके पास, और पहले तो u के पास था तो 2u था, अगले में जाएगा साइन के पास, और उसके बाद जाएगा किसके पास, जी का। अब ये जिसके भी ऊपर से जाएगा उसको स्क्वायर करता हुआ जाएगा, जिसके भी ऊपर जाएगा उसको। तो पहले पहुंचा किसके पास, साइन के पास, किसके ऊपर से गया, तो u को स्क्वायर कर देगा, तो क्या हो गया u स्क्वायर। खुद पहुंच गया किसके पास, तो साइन 2 थीटा, जी अकेला रहेगा। अगले में ये पहुंचा किसके पास, किसके किसके ऊपर से जा रहे हैं, तो u को भी स्क्वायर कर देगा, खुद पहुंच गया। अरे आया समझ में? ये सिंपल सा एक घटिया सा तरीका जिससे तुम क्या कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो कि फॉर्मूला TRH याद रखो, इसको याद रखो। अगर मैं इसको रब भी कर दूं, या रब क्या करो, तुम खुद से इसको एक बार लिख के देख लो, तुमको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, बाद में किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किस टाइप से क्या करना है, देखना है। क्लियर है ये, राइट? ये है तुम्हारा क्या, पूरे TRH के फॉर्मूले। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल की क्लास में इतने वैरायटी के क्वेश्चन, 3 फॉर्मूले हम देखने वाले, जितने जेनरिक क्वेश्चन है, जितने आए हुए हैं, आ सकते हैं, इस तरह के सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखेंगे। क्लियर है? तो केयरफुली इनको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से लिखना है, और कल इस पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपन कल वाली क्लास में। थैंक यू।